Friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the dissolution of partnership firm of 12th accountancy. बेटे अभी तक प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल कराती आई थी, जिसमें आप लोगों ने फंडामेंटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि नए पार्टनर के आगमन पर और रिटायरमेंट और डेथ हम लोग कवर कर चुके थे। तो आप लोगों को पता होगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या किसी पार्टनर के आने से या किसी के जाने से या डेथ होने पर भी आपकी अकाउंट्स की बुक्स बंद नहीं होती थी। उसी में हम लोग सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग इन रेशो में करके आप लोग अपनी बुक्स को कंटिन्यू रखते थे। नाउ वी कम टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले dissolution of partnership means change in relationship among the partner, that is मतलब अगर आपकी पार्टनरशिप में चेंज होता है तो वो किस वजह से चेंज होता था? इन केस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर या एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप बट द फर्म कंटिन्यू। दीज आर द एग्जाम्पल जो मैंने भी आपको बताए कि कुछ भी होने पर, इन सब के होने पर आपकी फर्म कंटिन्यू रहती है, यानी कि यू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो ओनली यू कैन करेक्ट इन द अकाउंट बुक्स। बट ऑन द अदर हैंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स बिजनेस ऑफ फर्म इज डिसकंटिन्यू, यानी अब आपका बिजनेस आगे डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्लोज्ड, एंड द फर्म वाउंड अप, बंद हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पर होता है कि जिस वजह से आप, जैसे मान लो प्रॉफिट की, आपको ये तो पता ही है कि प्रॉफिट के लिए ही पार्टनरशिप को क्रिएट किया जाता है, मोर प्रॉफिट के लिए, अर्निंग प्रॉफिट के लिए। लेकिन with the dissolution of partnership firm, economic means here the profit relationship among the partner comes to an end. Now they are no more partners. So now according to the section 39 of the Indian Partnership Act 1932, dissolution of the firm means dissolution of the partnership among all the partners in the firm. उनकी पार्टनरशिप खत्म सभी पार्टनर से। In such an event all the assets of the firm, जितनी भी संपत्ति है, are realized means sold, clear, and liabilities are paid, और उनकी जो फर्म ने पेड लाइबिलिटीज करनी है आउटसाइड पार्टी को तो वो पे करनी है। द बैलेंस इफ एनी, इन सब के बावजूद अगर कोई बैलेंस बचता है, इज पेड टू द पार्टनर्स इन सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। बट इफ देयर इज एनी शॉर्टफॉल इन मीटिंग आउटसाइड लाइबिलिटीज, अगर मान लो कोई बाहर थर्ड पार्टी की लाइबिलिटीज़ को पे करने में कोई दिक्कत आती है, कोई शॉर्ट फॉल रह जाता है, देन इट इज़ मेट बाय पार्टनर्स फ्रॉम देयर प्राइवेट असेट। तभी कहा जाता है कि पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स हैं, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। तभी इसको अनलिमिटेड कहा है कि अगर बाई चांस सारी एसेट्स को बेचने के बाद अगर कोई थर्ड पार्टी रह जाती है, यानी कि आउटसाइड पार्टी रह जाती है जिसकी देनदारी देनी होती है, वो फिर पार्टनर्स अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के इसमें करते हैं। यानी कि अल्टीमेटली वी हैव टू शट डाउन अवर बिजनेस। आपको अपना बिजनेस इसमें बंद करना है, सारी बुक्स को क्लोज करना है, यानी कि सारा हिसाब किताब अभी करना है। नाउ किस तरह से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म प्लेस करता है? बट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड कंपल्सरी डिसोल्यूशन। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब सभी पार्टनर्स एग्रीड हों कि हमने अपना बिजनेस बंद करना है, ठीक है। व्हेन ऑल पार्टनर, और कंपल्सरी डिसोल्यूशन कैसे होगा? व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, यानी कि या तो सभी पार्टनर्स या एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सबका दिवालिया निकल जाए, यानी कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन डाउन हो जाए, उनको उनके पास आगे के एक्सपेंसेस को मैट करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी ना हो। व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, यानी कि अब जो बिजनेस है, जैसे मान लो कि कानून आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस अब अनलॉफुल रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहाँ पर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाई कि आपको लिकर का, यानी कि शराब का कोई काम नहीं करना, और अगर आपका शराब का काम है, देन इट बिकम अनलॉफुल एंड देन इट इज़ कंपल्सरी डिसोल्यूशन। नाउ बाय गिविंग नोटिस
अगर कोई सभी पार्टनर्स, अगर मान लो पार्टनर आपस में एक दूसरे को नोटिस देकर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर सकते हैं। इसमें क्या होता है बेटे कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कि आपने पहले ही पता लग जाता है इसमें कि राइटिंग में दे देते हैं और अदर पार्टनर्स को अपनी इंटेंशन बता देते हैं कि नाउ वी वांट टू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर कोई हैपनिंग हो जाए, कोई ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, फोर्थ है ये। इसमें क्या होता है कि अगर आपने पार्टिकुलरली फर्म को कंस्टिट्यूट किया है फॉर द एक्सपायरी टर्म, यानी कि कोई पार्ट, जैसे मान लो कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं किसी पार्टनरशिप के में कि आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है। अगर वो कंप्लीट हो गया तो आपका ऑटोमेटिकली इवेंट खत्म हो जाएगा। फिर ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, आपने वेंचर कोई रिस्की प्रोजेक्ट लिया हुआ है, प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पर, फिर किसी के पार्टनर की डेथ होने पर या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, इन केसेस में आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाती है। अगर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अगर कोर्ट भी कर सकता है, वो किस केस में? ए पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ए पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर। सबसे पहले तो उसकी दिमागी हालत सही ना हो, फिर वो अपनी ड्यूटी को पूरी करने में सक्षम ना हो पार्टनर। ए पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, यानी कि इसको गलत व्यवहार करते हुए पाया, विच इज़ लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड, तोड़ा गया, परसेंटली बाय अ पार्टनर्स और ए पार्टनर्स। ठीक है, या तो एक पार्टनर के द्वारा उस एग्रीमेंट को तोड़ा गया या सभी पार्टनर्स ने तोड़ दिया। कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, अगर कोर्ट को लगता है कि ये फर्म बंद हो जानी चाहिए। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट कैरिड ऑन एक्सेप्ट ऑफ लॉस, यानी कि बिजनेस जो है आपका वो लॉस के अलावा आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता, तो कोर्ट आपके फर्म बिजनेस को बंद करने की सलाह दे देगा या उसको खुद ही डिसॉल्व कर देगा। नाउ इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, हाउ यू सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। तो सबसे पहले आप सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करेंगे, फिर पेमेंट ऑफ फर्म्स डेप्ट करेंगे, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट डेप्ट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे होगी, क्या क्या करना पड़ेगा, स्टेप, एक तरह से प्रोसीजर, और फिर उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्म डेप्ट एंड प्राइवेट डेप्ट, और इनको पहले कैसे पे करनी है। तो बेटा सबसे पहले सेटलमेंट ऑफ अकाउंट देखेंगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। सबसे पहले अगर कोई डेफिशिएंसी है ऑफ कैपिटल, तो कोई मतलब आपको बहुत बड़ी कैपिटल लॉस लग रहा है, तो वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पे आउट करेंगे प्रॉफिट में से। कोई डेफिशिएंसी है यानी थर्ड पार्टी को मैट करेंगे, फिर देन कैपिटल को पे ऑफ करेंगे। अब असेट्स ऑफ द फर्म आर यूटिलाइज्ड, ये तो तुम्हारा पहले कैपिटल लॉस हो गया, फिर कैपिटल को पे ऑफ करेंगे। असेट्स ऑफ द फर्म कैसे यूटिलाइज करेंगे? सबसे पहले फर्म की डेब्ट्स, यानी कि जो फर्म की तरफ से थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी है, यानी कि थर्ड पार्टी आउटसाइड लायबिलिटी। सेकंड, फिर पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया हुआ है फर्म को, और उसके बाद अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो आप पार्टनर्स को, कैपिटल को दे देंगे। और उसके बाद अगर कोई रिमेनिंग शेयर भी बचता है, देन रेजिड्यू यानी कि बचा हुआ शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपने थर्ड पार्टी की आउटसाइड लायबिलिटी को पे करना है, फिर पार्टनर्स के लोन को, फिर पार्टनर्स कैपिटल को, और जो फर्म की एसेट्स हैं उनको इसी तरह से रियलाइज करेंगे। ठीक है, नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखो बेटे सबसे पहले आप बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो कंटिन्यू, लेकिन आपने इन 4 चीज़ों को सही ढंग से बनाना है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। लोन अकाउंट अलग होता है क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी की लायबिलिटी के बाद अपनी लायबिलिटी, फर्म की तो ये लायबिलिटी है ना, तो इसलिए इसको पे करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाई जाएंगी, और एट लास्ट बैंक और कैश अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा। नाउ वी अंडरस्टैंड द प्रोसीजर हाउ टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। इन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर ऑल द असेट एक्सेप्ट द फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स नहीं आपने करनी, जैसे पेटेंट्स हो गए और आप लोगों के ट्रेडमार्क वगैरह हो गए, इनको छोड़ के आप लोगों ने कोई असेट्स को, बाकी सारी असेट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर लोन टू अ पार्टनर, लोन टू पार्टनर्स को इसमें नहीं शो करेंगे, इसका अलग से अकाउंट बनेगा। ना ही आप कैश और बैंक को अकाउंट को शो करोगे टू द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट। ठीक है, फिक्टिशियस असेट्स बीइंग लॉस,
फिक्टिशियस असेट्स एक तरह से लॉस होता है जो कि ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप यू अंडरस्टैंड। इट मीन्स कि आपने सारे असेट्स को सबसे पहले डेबिट वाली साइड में ट्रांसफ़र करने हैं। इसका स्पेसिमेन भी बताऊंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि आपको क्या करना है। फिर इसमें आपने क्या क्या एंट्री नहीं लेनी, लोन टू पार्टनर्स, कैश और बैंक और फिक्टिशियस असेट्स। क्लियर। नाउ on credit side, transferring all liabilities except partners loan account, partners capital account to the credit side of the account. Clear? Third, फिर आपने क्रेडिट साइड में अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ असेट्स, यानी कि असेट्स को बेचने से जितना भी अमाउंट रियलाइज होगा वो आपने क्रेडिट साइड में लिखना है। फोर्थ, आपने लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनी है डेबिट साइड में। फिर जितने भी एक्सपेंसेस में डिसोल्यूशन में, क्योंकि एक ये लंबा प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है, तो इसमें आपके कुछ खर्चे भी लगते हैं असेट्स को रियलाइज कराने में भी। ठीक है। फिर बैलेंस इन द अकाउंट इज आइदर गेन और प्रॉफिट और लॉस विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट in of the partner in their profit sharing ratio. I hope you understand. After that we are doing the specimen of realization account. We do the realization account, but this is the debit side and this is your credit side. Particulars, amount, particular amount. Now we have to write all these assets: land and building, plant and machinery, furniture, stock, debtor, goodwill, investment. बेटा यहाँ पर वो सारे एसेट्स लिए हैं जो आपको फिजिकली दिखते हैं, मेंटेन किए जाते हैं एट देयर वैल्यू, जो बैलेंस शीट में आपको वैल्यू गिवन है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने सारी लाइबिलिटीज़ को लेना है। मैंने आपको बताया था कि जो आपके ये जो इन्वेस्टमेंट फिक्टिशियस असेट्स हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, इनको ये लॉसेज हैं, ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आप लिखेंगे जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहाँ लिखेंगे, डेटर को आपने फुल वैल्यू पर लिखना है। उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर कोई बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट आपने लिया हुआ है। यहाँ तक आपने सारी लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पर आपने सारी असेट्स को, यानी कि डेबिट साइड असेट्स, लाइबिलिटी साइड आपने क्रेडिट को। फिर अब आप लोगों ने यहाँ पर लाइबिलिटीज़ कि कहा हुआ है या नहीं, अगर कहा हुआ है जितने पे तो उतने पे रियलाइज होंगी, अगर कुछ भी नहीं कहा हुआ तो इन दोनों रिजर्व्स को छोड़ के बाकी आप लोगों ने सारी की सारी पेड करनी होती हैं। जैसे टू बैंक कैश, लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ, ठीक है, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक यहाँ पे आपका पैसा कम हो जाएगा। लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट एसेट्रा। ठीक है। उसके बाद अगर कोई खर्चा है बैंक में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, और अगर कोई एक्सपेंस आपका पार्टनर ने पे किया है, अगर इफ़ एनी एक्सपेंसेस, यानी कि कोई क्रेडिटर को पेमेंट की है या आपने कोई अननोन लाइबिलिटी थी उसको पे किया है, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करके रियलाइजेशन में डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और यहाँ पर इतना ही आएगा। उसके बाद है आपका असेट्स को रियलाइज़ कराएंगे। तो यहाँ पर बाय बैंक असेट्स रियलाइज्ड, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैड डेट्स रिकवर्ड, इन्वेस्टमेंट। और अगर किसी पार्टनर ने असेट को लिया है तो वहाँ पर ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे और वहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। अगर कोई पार्टनर असेट को लेता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। और अगर इन दोनों का बैलेंस, क्योंकि ये आपकी एसेट्स है रियलाइज्ड, अगर यहाँ पर ये वाला बैलेंस ज़्यादा आएगा तो यहाँ पर आएगा आपका डेफिसिट, यानी कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और यहाँ पर अगर ये वाली साइड ज़्यादा आएगी तो लॉस ऑन रियलाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ write in the comment box or personally message me for more video subscription